हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे YouTube चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम जो है किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो जीएस के बारे में, तो जीएस के बारे में आज हम बताएंगे। और याद रखिएगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप बने रहेंगे तो निश्चित बिल्कुल आपको हमारे चैनल से लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ऑल एग्ज़ाम जीएस एंड जीके की बात हो रही है। हमने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है और इसमें कुछ वेरिएशन भी हमने किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। याद रखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं और सब में ज़रूर लाभ मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या पूछा है कि उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहली है सुपीरियर झील, दूसरी है ओंटारियो झील, तीसरी है ह्यूरॉन झील, चौथी है ईरी झील और पांचवी है मिशिगन झील। देखिए यहाँ पे इन्होंने 4 झीलों के बारे में चर्चा की थी, हमने 5वीं झील लेके आए हैं मिशिगन झील। याद रखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिए, अगर आप लोग हमारी झील वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर @RY यादव मैथ्स पे जाकर जो है झील वाली वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल विश्व की हमने झीलों के बारे में बताया है। ठीक है, आप लोग जाकर देखेंगे तो बिल्कुल आपकी झील वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो नहीं देखे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की। इतना पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील है। और ओंटारियो झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और मिशिगन झील, ये 5 झीलें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? आप बताएं कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो प्रस्ताव, ठीक है, कहाँ पेश किया जाएगा प्रस्ताव? केवल लोकसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या केवल राज्यसभा में, या संसद की संयुक्त बैठक में? तो याद रखिए केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको पता होना चाहिए कि पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और याद रखिए, केवल राज्यसभा में उसके उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर पूछा बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? आपको अगर पता रहेगा तो आप बता लेंगे। तो इसका है ब्लैकबेरी मैसेंजर। याद रखिए, बीबीएम का फुल फॉर्म होता है ब्लैकबेरी मैसेंजर। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, अगर आपकी नींद खराब हो गई उसके लिए क्या करते हैं? जैसे नींद की खराब गुणवत्ता, नींद में कमी, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? देखिए इंसोम्निया होता है। क्या होता है? इंसोम्निया जिसे हम निद्रा लोप कहते हैं। ठीक है, जिससे नींद नहीं लगती। नहीं कहते हैं बहुत लोगों को नींद नहीं लगती है, तो उससे कैसे कहेंगे? निद्रा लोप हो गया इनको। कैसे? नींद की खराब गुणवत्ता के कारण इनको नींद जिनकी खराब हो जाती है उसको ये रोग हो जाता है। ठीक है ना, जैसे 2-4-10 दिन नींद ना लगे लगातार तो ये रोग हो सकता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? देखिए राज्य सूची क्या होती है? अपनी स्टेट की होती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है? जिसमें दोनों होता है, केंद्र और राज्य की दोनों बात की जाती है। किसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया? केंद्र और राज्य दोनों फैसला कर सकती है। सशस्त्र पुलिस, नागरिकता, वन, विदेशी मामले। तो इसमें वन को जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया है। मतलब समवर्ती सूची में ये होता है कि राज्य और केंद्र दोनों फैसला लेगी अगर कुछ भी इसमें चीज़ें करना है, बढ़ाना, घटाना, खत्म करना है। ठीक है ना, वन को ऐसी, इसलिए समवर्ती सूची में इसको लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक किसमें है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, किसमें अधिक है पूछ रहा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो याद रखिए इसमें लक्षद्वीप है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें और बताएंगे। अभी देखिए, अभी हमारे जो भारत की बात होती है तो 28 राज्य हो गए हैं और इसमें 8 केंद्र शासित
देश हो गए। कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं इनको। अब पता करें कौन कौन से। देखिए पहली बात तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा लक्षद्वीप है, इसमें नई दिल्ली है। और बात करते हैं आगे, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादर और नगर हवेली हो गया। ठीक है, दादर और नगर हवेली। सभी की राजधानी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी है लेह, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी और दादर और नगर हवेली की राजधानी है दमन। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना। और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और दिल्ली की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन अभी तक है, तो आप बिल्कुल हमारी वीडियो बने रहिए और याद रखिए कि कन्फ्यूजन बिल्कुल यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ पे है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं। देखिए ग्राम सभा की बात कर रहा है। ठीक है, हर ग्राम सभा की बात कर रहा है, कितनी है? तो याद रखिए 59,275। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 59,163। ये सब चीज़ें फैक्चुअल होते हैं, अगर आपको पता है तो आप बता ले जाएंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। याद रखिए ये यूपी के पेपर में आ सकता है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आ सकता है, बाकी और नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है? अब पहले यहाँ पे पता करेंगे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे। अब पूछ रहा है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है किस अधिनियम में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब ये पता होना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। चाहे मूल कर्तव्य कहिए चाहे मौलिक कर्तव्य कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और संशोधन की हमने बात कर दी है। यहाँ पे देखिए 44वां संशोधन क्या है? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1900 कब हुआ था? 78 में हुआ था। ठीक है, और याद रखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। याद रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संवैधानिक संशोधन में हटाया गया और कब हटाया गया और किस अनुच्छेद में रखा गया? ये सब 4-5 चीज़ें बन गई हैं। याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। पहले तो यही पता होना चाहिए। क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस में जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए। किस संवैधानिक संशोधन में? 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के अनुसार। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 क्वेश्चन बन गए। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? तो लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा भारत ही है, उसके बाद कोई नहीं है। याद रखिए सबसे पहले भारत का नाम आएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात करते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है? US डॉलर। ये सब चीज़ें याद रखिए इसकी राजधानी और मुद्रा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या होती है? देखिए डायरेक्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं ए से शुरुआत करूँगा तो आप कहेंगे समय लेके पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा, मेरे मकसद यही लाने का है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं टाइप करके भी ला सकता हूँ, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग कहते हैं ये अपनी मर्जी से बनाते हैं, पता नहीं इनको आता है कि नहीं आता। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यही क्वेश्चन वाकई में पूछा गया है। UPSI का ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गया जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी अवधि क्या होती है? या तो वो 6 साल उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या तो उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, तो क्या हो जाएंगे?
निश्चित अवधि उनकी पूरा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका या तो 6 साल कार्यकाल हो जाए या तो 65 वर्ष उम्र हो जाए, उनकी भी उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, या उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो होते हैं उनकी उम्र 62 हो जाए या तो 6 साल कार्यकाल हो जाए। ठीक है ना, तो याद रखिए ये सब चीज़ें पूछा जाता है कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो सेवानिवृत्त का क्या कितनी उम्र होती है, तो 62 साल होती है, या 6 साल पूरा हो जाए या 62 साल उम्र हो जाए, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन बार बार। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 11 नंबर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपत शिवशील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है। याद रखिए किसे दर्शाया नहीं गया, तो शेर को नहीं दर्शाया गया, बाकी बाघ हो, हाथी हो, गैंडा, हाथी तो है, गैंडा भी है, बाघ भी है, तो यहाँ पे शेर को नहीं दर्शाया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शेर को नहीं दर्शाया गया। चलिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आया था। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया। 2009 में। ये सो रटाया है, ये तब बार बार पूछा जाता है, किसी भी पेपर में लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की, देखिए 6ठी अनुसूची में, अगर कभी पूछ दे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है, उसके अंतर्गत नहीं आता। 6ठी अनुसूची में कहा गया है कि असम हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इसकी बात की गई है, उसके अलावा जो भी है उसकी बात नहीं की गई। पूछ रहा है कि उसके अंतर्गत कौन नहीं आता, तो याद रखिए मणिपुर नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मेघालय और मिजोरम आता है, यहाँ पे असम और त्रिपुरा नहीं था, हमने त्रिपुरा अपनी तरफ से लाया है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। और याद रखिए मेघालय की राजधानी है शिलांग, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम की राजधानी है दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। सभी की राजधानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें मणिपुर नहीं है। असम याद रखिए, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा। ठीक है, असम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, जैसे भी आप याद करना चाहें याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमने कुछ चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ाकर बताई है। ठीक है, याद रखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व। चलिए देखते हैं। देखिए मटला कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मटला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। अब श्रीलंका के बारे में बता देते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टे, 2 राजधानी है। यहाँ पे है नेपाल की राजधानी है काठमांडू है। म्यांमार की राजधानी नैपीताव है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अभी देखिए इसमें और कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने बताया है नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कभी पूछेंगे नेपाल में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो कहेंगे 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन कौन, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यह नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कभी पूछ सकता है कि नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप कहेंगे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो काठमांडू में है। दूसरा है गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भैरहवा में है। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, भैरहवा में है। तीसरा है पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोखरा में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का है। म्यांमार में भी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं, यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, म्यांमार में है। नेपाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, म्यांमार। देखिए कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, नेपाली दिया कहेंगे नेपाल का, नहीं। नेपाली नेपीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, म्यांमार में है। मंडाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, म्यांमार में है। म्यांमार की राजधानी नैपीताव। देखिए भूटान में सिर्फ 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कितना है, 1 है। भूटान में 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन कहाँ है, केरल में। कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है। कहाँ है, केरल में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में है। केरल की राजधानी है कहाँ, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिए ये मटला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका में है और बाकी हमके नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये तीनों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में हमने बात की है। ठीक है ना, भारत का पूछे तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए हैं? तो 101 है, 73 है, 42 है, 74। तो 74वां संविधान संशोधन में महानगर योजना समिति के गठन के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर देखेंगे, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कब? जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। कब? 1793 में। कहाँ? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखिए इस बारे में थोड़ा सा हम अलग से ले आए हैं। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब था बंगाल में? 1786 से 1793। 1793 के बारे में पूछा है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जब आया था। ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल है। कहाँ के? भारत के गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कैनिल कहाँ का था? 1855 से 1862 तक। ठीक है, 1856 से 1862 तक। पहले देखिए लॉर्ड डलहौजी था 48 से 56, इसके बाद लॉर्ड कैनिन आ गया 56 से 62। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो लॉर्ड कैनिन ही था। बहुत बार पूछा गया है कि जब क्रांति 1857 हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिन था। कौन था? कैनिन। कैनिन से भी नाम रखे, कैनिन था। ठीक है, लॉर्ड कैनिन। वारेन हेस्टिंग कब था? 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, चलिए ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ते रहना है और याद रखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। आप किताब को कितनी बार पढ़ डालिए नहीं आएगा। रिवीजन करते हैं, किताब से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, मोबाइल से, इसके बाद आपका रट सा जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखिए यहाँ पे ये पुराना करंट है, हम नीचे नया करंट बनाए हैं। कैसे? ये पूछ रहा है कि 2020 तक सुपर कंप्यूटर कौन था? तो कहेंगे फोगाकू। फोगाकू कहाँ का था? जापान का था। पहले पता होना चाहिए फोगाकू कहाँ का? जापान का है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा कहाँ है? एन है। ठीक है ना। तो फोगाकू कहाँ का है? जापान का है। अब देखिए हम थोड़ा और वेरिएशन करके लाए हैं। क्या? इसको पढ़िए, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। एक मिनट, सॉरी इसको पढ़िए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? फ्रंटियर 2022 में आया। 2020 में क्या आया? फोगाकू, जो जापान का है। जो जापान के सुपर कंप्यूटर फोगाकू को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। कौन? फ्रंटियर। कब आया? 2022 में। फोगाकू कब आया था? 2020 में आया था। लेकिन जब करंट बना था 2021 का तो उसमें 2020 का पूछा था कि फोगाकू 2020 का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन था? तो फोगाकू था। लेकिन अब पूछेगा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन है? तो फ्रंटियर आप कहेंगे 2022 में जो आया है। ठीक है ना। देखिए जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको करंट मिलते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? याद रखिए 1990। ठीक है, 1990। ये हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर लाए थे। इसमें हमने कुछ वेरिएशन भी किया था। और याद रखिए 18 क्वेश्चन लाए थे और उसमें कुछ मूल विधि थी जो हम नहीं लाए थे। हमने सिर्फ लाने का मकसद यही था कि कितने जो है कि करंट एक आध दो लाए थे और बाकी जो जीएस और जीके लाए थे। ठीक है, तो याद रखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें रख सकते हैं। एक मेरा चैनल है @RY सिंह, इस पर हम करंट की हम 2 से 3 वीडियो डालते हैं। याद रखिए अगर आप उसको देखना चाहते हैं ज़रूर देखें। उसमें लगभग हमारे 1,500-2,000 व्यूवर्स रोज़ देखते हैं और उसको बिल्कुल हमें आशा है कि जो करंट की वीडियो है बहुत अच्छी लग रही होगी सबको। और याद रखिए कोई भी करंट का क्वेश्चन हो डेली मैं 5 से 6 क्वेश्चन लाता हूँ। याद रखिए करंट आपका एक भी छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।